हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आज हम बिहार एसआई पीवाईक्यू भारतीय अर्थव्यवस्था पीवाईक्यू के ये 5वां सेशन है। इस सेशन में आप सबका स्वागत है और ये हमारा लास्ट सेशन है। इस 5 सेशन में आपके अभी तक के जितने भी पीवाईक्यू थे बिहार एसआई के, सभी पीवाईक्यू को हम लोगों ने कवर कर लिया। मैं आपको थोड़ा सा एक पहले इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं जो आपको सेकेंड पीवाईक्यू का लेक्चर था, इस सेकेंड पीवाईक्यू के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जनवरी 2025 तक जो महारत्न कंपनी है, इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 14 हो गई। 13 से बढ़कर 14 हो गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के आने के कारण, एचएएल के आने के कारण 13 से बढ़कर के 14 हो गया है। और जनवरी 2025 तक जो नवरत्ना कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी? नवरत्ना कंपनी थी। इसकी जो संख्या थी ये 24 थी। मैंने ये बताया था वीडियो में, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि नहीं सर अभी 26 हो गया है। जनवरी 2025 तक अगर पूछे, इसलिए मैं जनवरी की बात कर रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है कि 31 जनवरी को हमारा आर्थिक सर्वेक्षण आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, जो एक प्रकार का वित्त मंत्रालय के द्वारा सारे मंत्रालयों से डेटा लेकर के जारी किया जाता है। उस डेटा के अकॉर्डिंग मैंने बताया था। लेकिन अगर हम नवंबर 2025 की बात करते हैं तो उस केस में, अगर हम नवंबर 2025 की बात करते तो इस केस में जो नवरत्ना कंपनी है, इसकी संख्या 24 से बढ़कर के कितना हो गया है? 26 हो गया है। ठीक है। वो दो कंपनी कौन है? तो वो दो कंपनी जो रेलवे का सहयोगी कंपनी है, जिसमें एक है आईआरसीटीसी, जो आपके क्या करता है? आपके खान पान, आपके रिजर्वेशन, इन सब प्रक्रियाओं को वो कंट्रोल करती है, जिसका नाम है भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? आईआरसीटीसी कहते हैं। ठीक है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो ये जो है ना आईआरसीटीसी, एक ये बना है, कौन सी कंपनी? नवरत्ना कंपनी। और एक दूसरा है जो रेलवे की वित्तीय निगम है, वित्त निगम है, आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय रेलवे वित्त निगम। और आपको बता दूं ये बड़ा हाईलाइट था क्योंकि इसकी जो शेयर की वैल्यू थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था 2024 में। उस समय आईआरएफसी बहुत ही हाईलाइटेड कंपनी थी, शेयर मार्केट की, पूंजी बाजार की बहुत हाईलाइटेड कंपनी थी। तो अगर आपसे पूछता है कि जनवरी 2025 तक, कब तक? जनवरी 2025 तक नवरत्ना कंपनियां कितना है? तो वो 24 है और महारत्ना कितना है? 14 है। लेकिन उसके बाद अगर जुलाई अगस्त के बाद की कोई डेट आपको देता है कि कितनी नवरत्ना कंपनी है, तो वो 24 से बढ़कर के 26 हो गई और महारत्ना कंपनी अभी भी कितना है? 14 ही है, क्योंकि 13 से बढ़कर के 14 2025 के जनवरी तक में हुआ था। और सबसे अंतिम में कौन से आए महारत्ना कंपनी? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो लिमिटेड है, एचएएल है, वो सबसे अंत में, अर्थात 14वीं महारत्ना कंपनियां बनी है। तो ये एक डाउट था जो सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था। चलिए अब हम देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको बता दूं कि ई मार्केट की जो लॉन्चिंग है वो 2021 में हुआ है। कब हुआ है? 2021 में हुआ है। और ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, अर्थात ये ऑनलाइन ये मार्केटिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। और इसे लॉन्च कौन किया है? तो इसे लॉन्च किया है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। क्योंकि ये सब काम किसका होता है? ऑल इंडिया जो ट्रेडर्स हैं उसी का काम है ट्रेडिंग एक्टिविटी को और अधिक विस्तार करना। इसलिए ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा 2021 में ई मार्केट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं। देखिए यहां पे थोड़ा समझिए, वह दर जिस पर बैंक क्या करता है? भारतीय रिजर्व बैंक को, आरबीआई को क्या दे रहा है? ये कर्ज देता है। या आप ऐसे कह सकते हैं, कर्ज को थोड़ा सा साइड कर दिए तो आप कह सकते हैं कि बैंकों के पास जो अतिरिक्त पैसा आता है, उस पैसा को बैंक आरबीआई के पास जमा रखती है और आरबीआई उस जमा पैसे पर जो ब्याज देती है, उस ब्याज को क्या कहते हैं?
तो मुझे जहां तक पता है और मैंने जहां तक बताया है कि मैंने आपको एक एग्जांपल देकर के बताया था कि मान लो ये है आरबीआई, ये क्या है आरबीआई है, ये क्या है बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, और ये हमारा क्या है, ये हमारा बाजार है जहां पर हम लोग रहते हैं। मुद्रा का जो प्रवाह है वो डायरेक्ट आरबीआई से बाजार में नहीं होता है, आरबीआई से कहां जाता है, बैंक में, बैंक से बाजार में, फिर बाजार से बैंक और बैंक से आरबीआई। तो कहता है कि जब किसी बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आरबीआई से क्या लेता है, कर्ज लेता है, और इस कर्ज के ऊपर उस बैंक को क्या देना पड़ता है, उस बैंक को ब्याज देना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। ठीक है, और ये जो रेपो दर है ये बेसिकली अल्पकाल, ये अल्पकाल के कर्ज पर होता है, अल्पकाल के कर्ज पर होता है। और वही अगर लंबे समय के लिए कर्ज लेगा, अगर वही लॉन्ग टाइम के लिए कर्ज होगा, तो इसी दर, इस पे जो ब्याज आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैंक दर कहते हैं। लेकिन अगर एक बैंक के पास बहुत अधिक पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया कि बाजार में उतनी डिमांड पैसे की, इतने कर्ज की डिमांड नहीं है, तो वैसे केस में अगर बैंक अपने पास रखे तो उसे घाटा होता है, तो बैंक क्या करती है, उस पैसा को आरबीआई के पास क्या करता है, जमा कर देता है, और इस जमा पैसा पर आरबीआई इनको क्या देता है, इनको ब्याज देता है, और उसी ब्याज को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो याद रखिएगा कि आरबीआई जो बैंकों को ब्याज देती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, लेकिन आरबीआई बैंकों से ब्याज लेती भी है, अल्पकाल के ऋण पर ब्याज लेगी तो उस ब्याज को क्या कहते हैं, उस ब्याज को हम लोग रेपो दर कहते हैं, और दीर्घकाल के कर्ज पर जो ब्याज लेगी उसे हम क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि जो रिवर्स रेपो दर है ये वैसा दर है जिस पर एक बैंक अपने पैसा को आरबीआई के पास जमा रखती है, और उस जमा पैसा पर आरबीआई के द्वारा बैंक को ब्याज दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि पंचवर्षीय योजना का जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता था, इस निर्माण करने का काम किसका था, प्लानिंग कमीशन का। किसका था, प्लानिंग कमीशन का, प्लानिंग कमीशन का था, जिसको हम लोग योजना आयोग कहते हैं, योजना आयोग कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, योजना आयोग कहते हैं। और योजना आयोग की जो स्थापना है ये 1950 में हुआ था। लास्ट क्लास में इस पर हम लोग चर्चा भी किए थे। लेकिन पंचवर्षीय योजना को जो स्वीकृति दी जाती थी, स्वीकृति दी जाती थी, इसके लिए 1952 में क्या किया गया था, एक निकाय स्थापित किया गया था जिसे हम कहते हैं नेशनल, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, एनडीसी कहते हैं। तो एनडीसी का काम था जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा योजना बनाई गई उसे स्वीकृति देना, अंतिम स्वीकृति देना, उसके बाद उस योजना को फाइनल अप्रूव कर लिया जाता था, और वो योजना 5 वर्षों के लिए कार्य करती थी। अर्थात अप्रूव्ड करने वाला जो निकाय था पंचवर्षीय योजना का, वो कौन था, वो था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद जो था, इसका मूल काम था पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति देना। ठीक है, चलिए अगला। अब क्या हुआ कि 2015 में कौन सा आ गया, नीति आयोग आ गया, नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग के अंतर्गत एक आता है गवर्निंग काउंसिल, एक कौन सा आता है, गवर्निंग काउंसिल। और जब गवर्निंग काउंसिल आया तो ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका काम भी खत्म हो गया। कहेंगे सर क्यों खत्म हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में भी स्टेट के मुख्यमंत्री या फिर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और साथ ही साथ जो योजना आयोग था उसके सदस्य, उसके मेंबर होते थे। सेम कंसेप्ट का यूज गवर्निंग काउंसिल में किया गया नीति आयोग में, उसमें भी सेम वही होता है। सारे राज्य के मुख्यमंत्री
या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके उपराज्यपाल, और साथ ही साथ जितने भी नीति आयोग के सदस्य हैं वो सब के सब गवर्निंग काउंसिल के सदस्य होते हैं। इसलिए नीति आयोग के अंतर्गत जो गवर्निंग काउंसिल है वो किसके रूप में काम कर रही है? राष्ट्रीय विकास परिषद के रूप में काम कर रही है। और राष्ट्रीय विकास परिषद वही निकाय है जो पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति देती है। और आप सबको पता है कि 1951 से लेकर के 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजना, कितना? 12 पंचवर्षीय योजना बनाया गया है। कितने पंचवर्षीय योजना? 12 पंचवर्षीय योजना बनाया गया है। इसको एक बार मैं आपको बता दूं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा 1956 से 61, तीसरा 1961 से 66। इसके बाद क्या हुआ? 3 साल के लिए 1966 से 1969 तक योजना अवकाश लिया गया। इस समय पंचवर्षीय योजना बनाई नहीं गई। फिर जो चौथा है वो बना है 1969 से 74, और पांचवा जो है वो बना है 1974 से 79 तक के लिए। लेकिन इस योजना को 1978 में ही बंद कर दिया गया था मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा, और रोलिंग प्लान चलाई गई थी, अनवरत योजना चलाई गई थी। फिर छठा बना है 1980 से 85, फिर सातवां बना है 1985 से 90। फिर यहां पर क्या हुआ? 2 वर्ष का योजना अवकाश हो गया। कौन कौन सा? 1990 से 1992 तक। और यहां भी 2 वर्ष का योजना अवकाश हुआ है। यहां भी 2 वर्ष का योजना अवकाश हुआ है। कब से कब तक? तो 1978 से 1980 तक का योजना अवकाश हुआ, अर्थात उस दौरान पंचवर्षीय योजना की जगह पर अनवरत योजना चलाया गया था। फिर 8वां योजना चला है 1992 से 97, 9वां चला है 1997 से 2002, फिर 10वां चला है 2002 से 2007, फिर 11वां चला है 2007 से 2012, और 12वां चला है 2012 से 2017 तक। तो ये 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जिसके दौरान 3 बार योजना अवकाश लिया गया। 1966 से 69, 78 से 80 और 90 से 92। अगली प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? देखिए, ग्रामीण बैंक का जो कंसेप्ट है ये बेसिकली हमारे यहां बांग्लादेश से आया है। कहां से आया है? बांग्लादेश से। बेसिकली बांग्लादेश में जो गरीबी की उच्च दर थी, गरीबी की उच्च दर थी, इस उच्च दर को कम करने के लिए मोहम्मद यूनुस के द्वारा ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कंसेप्ट को 1983 में एडॉप्ट किया गया। कब किया गया? 1983 में एडॉप्ट किया गया कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में हम पूंजी इकट्ठा करके और जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोगों को पूंजी प्रदान करेंगे ताकि वो स्वरोजगार का कार्य, ग्रामीण विकास का कार्य, कृषि विकास का कार्य, कुटीर उद्योग का कार्य वो करेंगे, ताकि वहां के लोगों की जो ग्रामीण जो जनसंख्या है या ग्रामीण जो जनजाति के लोग हैं या ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको और मजबूत किया जाए। तो इनका जो बेसिकली कंसेप्ट था, ये सर्वप्रथम इन्होंने 1983 में बांग्लादेश में इस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया और उसका बहुत तगड़ा रिजल्ट आया। याद रखिएगा, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट आया था। जो कि अगर भारत की बात किया जाए तो हमारे यहां जो ग्रामीण बैंक की स्थापना वो 75 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो बेसिकली कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किया गया था। तो याद रखिए कि भारत में जो ये ग्रामीण बैंक है, जिसे हम अपने यहां आरआरबी कहते हैं, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। और उस समय 5 आरआरबीज की स्थापना की गई। ठीक है, जिसमें प्रथम जो था वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक। क्या नाम था इसका? प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कहां किया गया था? उत्तर प्रदेश में किया गया था। ठीक है, तो प्रथम बार 5 हुई, और वर्तमान में अगर बिहार में देखा जाए तो दोनों ग्रामीण बैंक जो अंत में बचे थे उसको मर्ज करके एक ग्रामीण बैंक यहां पे बना दिया गया है। नेक्स्ट, तो याद रखिए कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे, जिनके द्वारा कहां पर
बांग्लादेश में इस कार्य को शुरू किया गया था। अर्थात मोहम्मद यूनुस कहां के रहने वाले थे? बांग्लादेश के रहने वाले थे। इसका मूल उद्देश्य क्या था? जो गरीबी की उच्च दर थी इसको क्या करना? कम करना। नेक्स्ट कहता है निम्न में से ब्रिक, आपको पता है कि ब्रिक की स्थापना जो है ये 2006 में हुआ है और 2010 में ये ब्रिक्स बना है। साउथ अफ्रीका जब आया तो ब्रिक्स बना है। और जो प्रारंभ में ब्रिक में कितने देश थे? 4 देश थे। इसमें कौन कौन था? ब्राजील था, रूस था, इंडिया था और चाइना था। बी से क्या हो गया? बी से ब्राजील हो गया। आर से क्या हो गया? आर से रूस हो गया। आई से क्या हो गया? इंडिया भारत हो गया। और सी से क्या हो गया? चीन हो गया। और 2010 में आकर के साउथ अफ्रीका इसमें क्या हुआ है? 2010 में आकर के इसमें ऐड हुआ है। अर्थात ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन इसके सदस्य नहीं है। ब्रिटेन इसका सदस्य नहीं है। वही बात यहां पे लिखा हुआ है कि 2010 में जो दक्षिण अफ्रीका है वो शामिल हुआ, जिसके कारण इस ब्रिक का नाम बदल करके क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 2006 में किया गया था, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन इसके प्रारंभिक 4 सदस्य थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो आपको बता दूं कि नमक जो है भारत के कुल नमक का 70% से अधिक जो नमक का उत्पादन होता है वो कहां होता है? गुजरात में होता है। तो याद रखिए कि गुजरात जो है वो गुजरात का जो रण का क्षेत्र है वहां पर भी नमक की बहुत उत्पादन होती है। कोस्टल एरिया से नमक की उत्पादन होती है। तो भारत के नमक उत्पादन का 70% से अधिक नमक का उत्पादन कहां होता है? गुजरात में होता है। इसके बाद राजस्थान भी है, वहां पर भी नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला कहता है कि रबी फसल की कटाई का महीना कौन है? कल ही आपको बताए थे कि जो रबी फसल है इसकी जो बुआई का माह है वो कौन है? वो अक्टूबर नवंबर है। ठीक है। और इसके जो कटाई का माह है ये बेसिकली किसमें होता है? मार्च और शुरुआत अप्रैल में ही खत्म हो जाता है। अर्थात देखेंगे कि होली के समय से गेहूं की कटाई या सरसों की कटाई या दलहन की कटाई होना शुरू हो जाता है। तो बुआई अक्टूबर नवंबर में और कटाई इसका मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है, जिसमें खास करके हम दलहन तिलहन की बात और गेहूं की बात करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न कहता है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी जिला है? देखिए आप सबको बताएं कि जूट अर्थात पटुआ के उत्पादन में जो फर्स्ट रैंक है वो किसका है? वो बांग्लादेश का है, याद रखिएगा। और जूट के उत्पादन में जो सेकेंड रैंक है वो किसका है? भारत का है। और भारत में जो प्रथम रैंक है वो है वेस्ट बंगाल का। और जो भारत में सेकेंड रैंक है वो बिहार का भी है। थोड़ा सा इसमें भी कमी आई है। ठीक है। बिहार में जो सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है वो होता है पूर्णिया में, क्योंकि पूर्णिया में मक्का और जूट की उत्पादन बहुत अधिक होती है। पूर्णिया नहीं कहिए आप, अगर सर्वाधिक है तो पूर्णिया। ऐसे आप देखेंगे तो अररिया वगैरह से ही, जो अररिया फारबिसगंज का एरिया है, कटिहार का क्षेत्र, वहां पे सर्वाधिक होती है। लेकिन सबसे अधिक जो जूट का उत्पादन होता है वो कहां पर? वो पूर्णिया में होता है। और बिहार सेकेंड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर स्टेट है और भारत सेकेंड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर कंट्री है। और सबसे लार्जेस्ट जूट प्रोडक्शन कौन करती है? बांग्लादेश करती है। इसलिए कोलकाता जो है ना वो जूट से बनने वाले सामान के प्रोडक्शन यूनिट वहां पे सबसे अधिक है। जितना भी बोरा वगैरह बनता है ना जूट का, या जो थैला बनता है जूट का, वो मैक्सिमम कहां पे प्रोडक्शन होती है? उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन आपको बंगाल के क्षेत्र में अर्थात कोलकाता के क्षेत्र में होती है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण अभी कुछ 8-10 प्रश्न थे जिसको मैंने बताया। कुछ जो डाउट्स थे करेंट को लेकर के उसको मैंने क्लियर कर दिया, नवरत्ना और महारत्ना को लेकर के। तो ये हमारा 5 सेशन था, जिस 5 सेशन में हम लोगों ने अभी तक जो बिहार दरोगा या मध्य रीषे दरोगा की जो एग्जाम हुई है उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछेगा प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को मैंने कवर किया है। तो आशा है कि आप सबों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारा और भी जो विषय है उसके अन्य शिक्षकों के द्वारा वो पीवाईक्यू लेकर के आया जाएगा। मेरे द्वारा संभवतः बिहार स्पेशल का जो पीवाईक्यू है वो लेकर के मैं बहुत जल्द ही यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पे आऊंगा। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।